So hello students, this time mathematics chapter number 3 linear equation in two variables. वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जब भी अपनी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. So let's start linear equation in two variables. What are linear equations? अगर हम linear equations की बात करें तो what are linear equation? Any equation that can be written in the form of ax plus b is equal to 0 or ax is equal to b are termed as linear equation. Why these equations are linear equation? Because यहां पर अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर की बात करें, इनफैक्ट डिग्री की बात करें, तो इनकी डिग्री क्या है? इन इक्वेशंस की डिग्री है 1. जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल यहां पे जो प्रेजेंट है उसका पावर जो है वो है 1. और इन इक्वेशंस को जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है. क्लास 9 में जूनियर क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है. तो जब भी आप इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कैसे बनेंगे? लीनियर इक्वेशन से. तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं. नाउ इस पार्ट में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स मतलब यहां पर क्या हो गया? दो वेरिएबल आएंगे. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम जनरल केस की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे? Linear equation in two variables are represented as ax plus by plus c is equal to 0 or ax plus by is equal to c. ओके, दोनों ही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0. ना यहां पे भी अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, x और y जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. हेंस दीज इक्वेशंस आर टर्म्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल यूज हुए. ना हमें पढ़ना है यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब एक लाइन है. इस इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफिकली तो एक लाइन. अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो यहां पर दो इक्वेशन हो गए. दो इक्वेशन हो गए मतलब दो लाइन हो गई. अब दो लाइन से फॉर एग्जांपल पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज zero. So here are pair of linear equation in two variables. Now अगर इन इक्वेशंस की बात करें तो इन इक्वेशंस में हम फाइंड आउट क्या करते हैं? इनके सॉल्यूशन. व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन कहलाती है. सो यहां पर जो भी वैल्यू x और y की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन कहलाएगी. अब यहां पर हम देख रहे हैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. तो यहां पर केस क्या हो सकता है? बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? दो लाइन के बारे में. अब दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो दो लाइंस किस तरीके से हमें सॉल्यूशंस दे सकती है? देखो, एक दूसरे के साथ वो इंटरसेक्ट हो सकती है या फिर एक दूसरे से वो पैरेलल हो सकती है या फिर एक के ऊपर एक लाई कर सकती है. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. अगर दो लाइन की बात कर रहे हैं
तो दो लाइन क्या हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या एक दूसरे से पैरेलल हो सकती है, या एक के ऊपर एक लाई कर सकते हैं, मतलब सेम लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन सकती है। यहां से हमें क्या मिला, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हमें वन सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन मिला। एक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, जो सेटिस्फाई करेगा इन दोनों ही इक्वेशन को। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, चलो यहां पे टर्म लिख देता हूं, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज a1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो सकती है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो गया, देखो भाई ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर नो सॉल्यूशन। और अगर इस केस की बात करें, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहां मैं ग्राफिकली बता सकता हूं, किसी भी कोई भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो ग्राफिकली मैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में बता सकता हूं। अगर मैंने ग्राफ में इन दो इक्वेशंस को बनाया, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास एक सॉल्यूशन है। अगर वो एक दूसरे से एग्जैक्टली पैरेलल है, देन दे हैव नो सॉल्यूशन। एंड इफ दे आर ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक अगर प्लॉट हो रहे हैं ग्राफ पे, तो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ जब भी हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, देन व्हाट वी से दैट लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब देखो यहां पर हमें इनके ऑपरेशन से सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। और कौन कंसिस्टेंट है, डेफिनेटली ये, यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और यहां पे क्योंकि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, इनकंसिस्टेंट। क्या कहूंगा, इनकंसिस्टेंट। नाउ इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या हो गया, से फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सचिन तेंदुलकर का। वो अगर हर मैच में परफॉर्म करता है, सचिन इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, क्यों, क्योंकि वो हर मैच में परफॉर्म करता था, ठीक है, जीरोस भी उसने स्कोर किया है, बट वो हर मैच में स्कोर करता था, एंड हेंस ही इज नोन एज कंसिस्टेंट बैट्समैन। वो हर मैच में स्कोर कर रहा है। यहां पर अगर लीनियर इक्वेशन के केस की बात करें, जहां हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो क्या हो गए, कंसिस्टेंट केसेस हो गए। और जहां कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से हम बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या एक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर हमें बताना है किसी एल्जेब्रिक मेथड से कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप याद रखिए IPC, इंडियन पिनल कोड, उसी का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, IPC। आई यानी कि मैं, यानी कि आप, ठीक है, आई खुद के लिए बात करो, आप कैसे, यूनिक है। आई के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, आई स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्टिंग, एंड A1 by A2
जो लीनियर इक्वेशंस हमने लिखे थे दो वेरिएबल वाले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर I की केस की बात कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम सिर्फ इक्वेशंस के लिटरल कोएफिशिएंट्स को दैट इज a1, a2, b1, b2, c1, c2, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं वो इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन केस है या मेनी सॉल्यूशन केस है। तो अगर इंटरसेक्टिंग यानी कि आई के बारे में बात कर रहे हैं, आई आप यूनिक है, तो आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं ना। इस चीज को याद रखें, तो पैरेलल और मेनी सॉल्यूशन वाले केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरेलल पहले कंसिस्टेंट देख लेते हैं, यहां पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और P के बारे में बात करें पैरेलल, तो वो हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। नाउ इन दिस केस I यानी कि आप यूनिक है, तो आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। बस ये चीज याद रखेंगे, तो पैरेलल की कंडीशन आपको हमेशा याद रहेगी कि b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अभी पढ़ने के समय आपको ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा चीजें भूल जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये नेमोनिक्स के थ्रू अपन याद रख सकते हैं। आईपीसी, आई मतलब मैं कैसा हूं भाई, एक रिलेशन याद हो गया तो बाकी के दोनों भी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। पैरेलल केस में नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, कोइंसिडेंट यानी कि मेनी सॉल्यूशन, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये होगा कंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट, और ये होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। जहां भी आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट है, जहां नहीं मिल रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें दिए हो, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अब ये सॉल्यूशंस किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए होते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक हो गया ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हो गया एल्जेब्रिक मेथड। नाउ ग्राफिकल मेथड तो आप समझ ही गए हैं, कैसे कार्टेशियन प्लेन में आप इक्वेशंस को क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ओके, इन पे आप इक्वेशंस, जो भी गिवन इक्वेशंस रहेंगे उनको प्लॉट कर देंगे, और यहां पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एल्जेब्रिक मेथड की बात करें तो यहां पर तीन मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ सारे ही मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिकल देखने वाले या सब्स्टिट्यूशन देखने वाले या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
सारे ही मेथड हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 4 तरीके बता दिए गए हैं यहाँ पे। एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वहां स्पेसिफाइड रहता है बाय ग्राफिकल मेथड आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको वहां पे मेथड मेंशन रहेगा किस मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। अगर मेथड नहीं मेंशन है, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी। इनके बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम ग्राफिकल इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड के बारे में देखेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में। फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 3A से। बेसिकली आपको यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करना है एल्जेब्रिक फॉर्म में, और ग्राफिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एज प्रॉब्लम है, और एज प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उनसे इक्वेशन प्रॉपर वे पे नहीं बन पाता है। तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी इक्वेशंस, एज प्रॉब्लम के इक्वेशंस कभी गलत नहीं होंगे। आप लिख लीजिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ केस देखते हैं क्या है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। नाउ यहां पर केस जो है आफ्ताब और उसके डॉटर के बारे में चल रहा है, तो 2 केसेस ले लेते हैं, आफ्ताब एंड डॉटर। लेट आफ्ताब present age be x and daughter's present age be y। Now this is linear equation in 2 variable, तो हमें यहां पर 2 वेरिएबल्स यूज करने ही पड़ेंगे। सो 7 years ago की बात करें तो जो प्रेजेंट एज है, आज से 7 साल पहले -7 हो जाएगा। बेटी का भी एज क्या होगा, 7 years कम हो जाएगा। नाउ 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले फादर वॉज 7 times as old as his daughter। नाउ फादर की अगर हम बात करें तो फादर की एज हो गई x-7 और डॉटर की एज हो गई y-7। नाउ इसको एल्जेब्रिक सॉल्व कर लेते हैं। x-7 is equal to 7y minus 49। Now this will become x minus 7y is equal to minus 49 plus 7, और इक्वेशन बन जाता है x minus 7y is equal to minus 42। यहां पर हमें पहला इक्वेशन मिल गया। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। नाउ या हेंस ऐसी चीजें बोलता है इक्वेशन में, क्वेश्चन में, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। 3 साल बाद, भाई 3 साल बाद पापा की एज 3 साल बढ़ जाएगी तो डॉटर की भी एज 3 साल बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा पापा की एज बढ़ गई डॉटर की एज बढ़ी नहीं। 3 साल बाद दोनों की एज 3-3 साल बढ़ गई। नाउ कंडीशन क्या कहता है, आई शैल बी 3 times, फादर इज 3 times as old as his daughter। Now father's age is x plus 3 and 3 times of daughter y plus 3। Now x plus 3 is equal to 3y plus 9। Now what we'll get, x minus 3y by transposition, 9 minus 3, x minus 3y is equal to 6। This is equation number 2। So आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब ग्राफिकली इन इक्वेशंस को आप प्लॉट कर देंगे जिससे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास 9 में ऑलरेडी आपने ये मेथड किया हुआ है। एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। नाउ यहां से x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगा,
जनरली 2 वैल्यूज से आपका इक्वेशन प्लॉट हो जाएगा, लेकिन 3 या 4 वैल्यूज लेनी चाहिए ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट कर देता हूं, 7 7 49 -42 plus 49 is 7. If I put value of y as -6, okay, +6 पुट कर देते हैं, तो 7 6 42, 42 minus 42 is equal to 0. If I put y is equal to 5, then 7 5 35, 35 minus 42 is -7. सिमिलरली इस इक्वेशन में भी हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, y को भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। नाउ यहां से मैं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, x एंड y। नाउ x y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूं तो 3 into -1 -3, 6 minus 3 is 3। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू -2 पुट कर दिए, 3 into -2 is -6 plus 6 is equal to 0। नाउ यहां से आपको इक्वेशन 1 का ग्राफ मिल जाएगा, यहां से इन वैल्यूज से, इन कोऑर्डिनेट से आपको इक्वेशन 2 का ग्राफ मिल जाएगा, और आपको जो सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ग्राफ रहा ये। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो कैसी रहेगी, एक सॉल्यूशन मिला कि 2 सॉल्यूशन मिला। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं कंपेयर करके एल्जेब्रिक मेथड से कि कैसा सॉल्यूशन हमें मिला। x minus 7y plus 42 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको, और सेकेंड इक्वेशन है x minus 3y इज -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। नाउ कंडीशन कैसी है, a1 by a2 लिख लेते हैं, b1 by b2 लिख लेते हैं, और c1 by c2 लिख लेते हैं। नाउ a1 by a2 1/1, दोनों की वैल्यूज क्या हो गई, 1 1 है। b1 b2 की बात करते हैं, -7 -3। नाउ सी, we can clearly see here a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so यहां पर मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगेन, ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इक्वेशन फॉर्म करना। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल, लेट cost of bat be x and cost of ball be y। एक केस बैट के लिए हमने x ले लिया और बॉल के केस के लिए हमने y ले लिया। कितना इक्वेशन, क्या कंडीशन दिया है, 3 बैट्स, so 3 into x plus 6 ball cost 3900, so this is equation number 1, and she buys another bat and 2 more balls, another bat, एक बैट की बात हो रही है, तो x plus 2 more balls 2y is equal to 1300। now this is equation number 2। अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे और उससे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी कैन डू, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाई 3। सिंपल ट्रांसपोजिशन से हमने उसे फाइंड आउट किया है। नाउ x एंड y,
इफ आई पुट y इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो ये वैल्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, ग्राफ उतना बड़ा हम बना नहीं सकते, 3900 टाइम्स, मतलब उतने डिविजन्स तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां वैल्यू ले लेता हूं y इज इक्वल टू 500, देन दिस विल बिकम 500 into 6 3000, 3900 minus 3000 is 900, 900 by 3 कितना हो जाएगा 300। अगर मैं वैल्यू 600 ले लेता हूं, 6 6 36, 3600, 3900 minus 3600, 300 upon 300। नाउ मैं वैल्यू अगर यहां पर 400 ले लेता हूं, 400 लिया, 6 4 24, 2400, 3900 माइनस 2400 कितना हो जाएगा वैल्यू 1500, 1500 by 3 is 500। सो आप जब ग्राफ बनाएंगे उसमें डिवीजन जो 1 सेंटीमीटर का आप लेते हैं उसमें आप एक्स एक्सिस पे बैट का कॉस्ट ले लीजिए, वो 100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और y को बॉल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100 रुपीज एंड अकॉर्डिंगली आप वहां पे प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। सो सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा 1300 माइनस 2y। अगेन यहां पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा। Now, if I put y is equal to 600, then 1300 minus 1200 is equal to 100। अगर मैं 500 पुट कर देता हूं तो 1000 और वैल्यू हो जाएगी 300। If I put value as 700, 700 अगर मैं डाल देता हूं तो 1300 minus 1400 that is equal to minus 100। नाउ इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और यहां भी हम देख सकते हैं कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2। So what we will get one solution and that solution will represent the value of bat and ball। x कोऑर्डिनेट वाली चीज आपको किसका कॉस्ट बताएगी भाई, बैट का, और y क्या बताएगा, y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, बॉल के कॉस्टिंग के बारे में बताएगा, या वो ये वैल्यूज रहेंगी जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये इक्वेशन की वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। x का वो वैल्यू मिलेगा हमें और y की वो वैल्यू मिलेगी जिनको यहां पुट करने से 3900 हमको मिल जाएगा। तो ग्राफ रहा आपके स्क्रीन पर ये। नाउ आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो अगेन यहां पर दो वेरिएंट्स है, तो एप्पल की कॉस्ट हम ले लेते हैं, एप्पल कॉस्ट बी x एंड ग्रेप कॉस्ट बी y। यहां पर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स में हमको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, वेरिएबल में फॉर्म करना पड़ेगा। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 kg एंड 1 kg, 2x प्लस 1 kg that is 1y will be equal to 160 rupees। And after a month, cost of 4 kg apple and 2 kg grape is 300। एक महीने के बाद जो कॉस्टिंग है वो हो गई 4x plus 2y is equal to 300। Now, this is equation 1, this is equation 2। For graph आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा, y is equal to 160 minus 2x, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहां से आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी x y। नाउ x आप पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 80 पुट कर दूं
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82 जा 160, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 70 पुट कर दूं, 270 140, दिस विल बिकम 20। अगर मैं x की वैल्यू 60 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 40। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई के और आप ग्राफ में इसको प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। नाउ यहां से भी आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। कोऑर्डिनेट्स किसके टर्म में, x और y के टर्म्स में। अगर x मैं यहां पुट कर देता हूं 25, देन दिस विल बिकम 4, 25 is 100, 300 minus 100 is 200, 200 by 2, that is 100. x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 50. Now 450s are 200, 300 minus 200 is 100, 100 by 2 is 50. Okay? x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 10. ओके 10 नहीं पुट करते, यहां पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। ओके 60, देन 4 6 are 24, 240, 300 minus 240 is 240 ना। ओके 60 by 2, तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल गई। इससे आप इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है। कैसे है, देखो a1 की अगर मैं बात करूं तो वो है 2 और a2 की बात करूं वो है 4, b1 की बात करूं 1, b2 की बात करूं 2, तो दिस इज इक्वल एंड c1 by c2 इज नॉट इक्वल। तो यहां पर मुझे क्या पता चल गया कि यहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। सो यहां पर अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुई। ग्राफ आप उस पे चेक कीजिए, ग्राफ जो बन रहा है आपका पैरेलल है या कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे आने वाले पार्ट में हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखेंगे डिटेल में, और एज वेल एज एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।